सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16 जिसका नाम है विराम चिन्हों का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ पंक्चुएशंस। तो सभी बच्चे इधर देखिए जरा बच्चों, ये विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ये हमारी भाषा के लिए कितने उपयोगी है, इन सभी को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये विराम चिन्ह होते क्या है? आपने वाक्यों के अंत में बच्चों कुछ चिन्ह देखे होंगे, वाक्यों के बीच में भी देखे होंगे, जैसे कि कॉमा हुआ, कहीं छोटा सा डंडा हुआ, पूर्ण विराम हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ। ये सभी बच्चों विराम चिन्ह कहलाते हैं, जो हमारी भाषा को, हमारे भावों को स्पष्ट रूप से सही अर्थ के रूप में सामने वाले तक पहुंचाते हैं। आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, समझिए जरा, विराम का अर्थ है रुकना अथवा विश्राम लेना यानी कि आराम करना। बातचीत करते समय हम सदा समान प्रवाह से ना तो बोलते हैं और ना लिखते हैं। हमारी मानसिक दशा सदा समान नहीं रहती। बोलते अथवा पढ़ते समय वाक्य के अंत अथवा बीच में किसी कथन पर बल देने अथवा उसे स्पष्ट करने के लिए हमें रुकना अथवा ठहरना पड़ता है। उदाहरण देखिए जरा, बोलो मत, चुप रहो। बोलो मत, चुप रहो। बच्चों, एक मैंने कहा बोलो मत चुप रहो, दूसरा कहा बोलो मत चुप रहो, तो बच्चों दोनों में अंतर है। यदि मैंने कहा रोको मत जाने दो और मैंने कहा रोको मत जाने दो, इन वाक्यों में केवल अल्प विराम का स्थान बदल जाने पर ही वाक्यों का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार अलग अलग भाव अथवा अर्थ प्रकट करने के लिए विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले परिभाषा देखिए, कथन के स्पष्टीकरण, शैली की गतिशील तथा विचारों को सुबोध बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना कितना ही जरूरी है, कितना आवश्यक है। हमने जो बच्चों पर वाक्य पढ़ा, चले एक वाक्य दोबारा से देखिए आप। बोलो मत चुप रहो, आपको समझ में आ रहा है? मैं कह रही हूं कि आप बोलो, यदि मैं कहूं बोलो मत चुप रहो, तो बच्चों ये आपको नहीं बोलना है। यही बच्चों, यदि हम अल्प विराम का अलग अलग लिखते समय अलग अलग तरह से प्रयोग कर देंगे तो बच्चों भाव बिल्कुल बदल जाएगा, अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए हमें अल्प विराम का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और हमें इसका सही प्रयोग करना आना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ देखिए विराम चिन्हों का महत्व। वाक्य के सुंदर गठन एवं भाव अभिव्यक्ति हेतु विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। यदि इन चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो भाव या विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी तथा कथन एक दूसरे में उलझ कर रह जाएंगे। हिंदी में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि पहला है हमारा पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। देखो आपको चिन्ह भी दिया गया है। पूर्ण विराम से आशय है पूरी तरह रुकना अथवा ठहरना। सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मंदिर में भक्तों की भीड़ थी, बच्चे झूले पर झूल रहे थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिए बच्चों है अल्प विराम यानी कि कॉमा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। अल्प विराम के प्रयोग की स्थितियां निम्न प्रकार हैं। एक ही वाक्य में प्रयुक्त समान शब्दों अथवा वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे कि बच्चों अभी अमित, जतिन और ललित पढ़ रहे हैं। वह स्वस्थ, सुंदर, ईमानदार और परिश्रमी है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे वह कमाता तो बहुत है लेकिन खर्च कर देता है, जो भी होगा देखा जाएगा। उदाहरण से पहले देखो बच्चों, जैसे कि अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है, सूर्य की परिक्रमा करती है। संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए और हाँ अथवा नहीं के पश्चात, जैसे कि बच्चों मित्रों कल हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करना है। हाँ हम चलेंगे, नहीं वे नहीं जाएंगे। पत्र में अभिवादन, समाप्ति, पता, दिनांक आदि के लिए अभिवादन में, जैसे कि बच्चों पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र। पता बच्चों जैसे कि 21A शांतिनगर देहरादून। समाप्ति में भवदीय आपका, आपका आज्ञाकारी पुत्र। दिनांक में बच्चों 27 अगस्त, जो भी वर्ष हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले विराम चिन्ह के ऊपर आगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले विराम चिन्ह की ओर, जिसका नाम है बच्चों योजक चिन्ह यानी कि हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग प्रमुख रूप से निम्नलिखित रूपों में होता है, जैसे कि बच्चों शब्दों के युग्म के बीच में, जैसे लाल लाल, घर घर, चार चार, बार आदि।
और या बीच में के अर्थ में, जैसे कि लव कुश, जय पराजय आदि। तुलनावाचक, जैसे बच्चों सा से सी पहले, जैसे प्रताप सा वीर मिलना असंभव है। जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, जैसे कि अनाप शनाप, चाय वाय, पानी वानी आदि। अब देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, आपको चिन्ह भी दिया गया है। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है। आगे देखो बच्चों, विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा का भाव या किसी को पुकारते समय कारक की अंतिम विभक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह तुमने कमाल कर दिया, अरे भाई तनिक ठहर जाओ। आगे देखो बच्चों, उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमास, वक्ता या लेखक की बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे नेताजी का आह्वान था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। उपविराम का प्रयोग देखिए बच्चों, यानी कि कॉलन, उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए एवं नाटक के संवादों में उपविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उपविराम, निम्न उदाहरण प्रस्तुत है, उपविराम। नाटक के संवादों में, जैसे कि बच्चों महाजन, बोलो कब दोगे मूलधन, तो हरिया कहता है माई बाप फसल अच्छी होते ही पाई पाई लौटा दूंगा। अब देखिए निर्देशक का प्रयोग यानी कि डैश, अपनी बात को स्पष्ट करने अथवा उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे समस्त जीव जंतु हाथी, शेर, गीदड़, लोमड़ी, हिरन अनावृष्टि के कारण व्याकुल थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नाटकों के संवादों में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे महाजन बोलो कब दोगे मूलधन, तो बच्चों हरिया माई बाप फसल अच्छी होते ही पाई पाई लौटा दूंगा। किसी कथन को उद्धृत करने में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। संक्षेपक सूचक अथवा लाघव चिन्ह, मार्क ऑफ एब्रिविएशन, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य या बिंदु लगा देते हैं, जैसे कि पंडित का पन, डॉक्टर का डो, प्रोफेसर का प्रो लिख दिया बच्चों, ठीक है। आगे देखो कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट्स, जब किसी पद अथवा वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के अंदर स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है तब कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह दूरदर्शी है, तो बच्चों दूरदर्शी शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक में लिखेंगे दूर की सोचने वाला। वचन के दो भेद होते हैं, तो हमने इसको कोष्ठक में लिखा, एक वचन और बहुवचन के विषय में आप पढ़ चुके हैं। क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बच्चों 1 2 3 क ख आदि सभी कोष्ठक में रहेंगे। त्रुटि पूरक चिन्ह यानी कि साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड, यानी कि जो शब्द छूट जाते हैं, जहां कुछ लिखने से रह जाता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सदा बोलो, बच्चों सत्य भूल गए तो हमने त्रुटि सूचक चिन्ह लगाया और ऊपर सत्य लिखा। अपने माता पिता को करो क्या करो आदर भूल गए तो हमने त्रुटि सूचक चिन्ह लगाकर ऊपर आदर लिखा। अब देखो बच्चों विवरण चिन्ह यानी कि कॉलन प्लस डैश, किसी बात को ब्यौरेवार बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, हमने विवरण दिया बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, हमने बच्चों विवरण चिन्ह का प्रयोग किया, कहा अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज बच्चों हमने पढ़े विराम चिन्ह, इनका प्रयोग क्यों उतना आवश्यक है, और साथ ही बच्चों कुछ विराम चिन्ह भी हमने पढ़े हैं, आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़िए, इनके चिन्हों को याद करिए, इनका प्रयोग सीखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।